हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिलके सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज के सेट का आपका पहला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा समाप्त होने का विषय है ही नहीं, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बहुत ही अच्छे से आपको ये याद रखना है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है? ये आता है अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के गठन की बात कही गई है और उसी में कहा गया है ये एक अस्थायी सदन है। क्लियर है। और राज्यसभा की अधिकतम सीमा कितनी है? अधिकतम सदस्यों की सीमा ये 250 है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें से कितने ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो ये है 12 सदस्य, ठीक है। यानी कितने ऐसे सदस्य हैं जो इलेक्ट होके आते हैं? वो है 238 सदस्य। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। अगर किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को त्यागपत्र देना हो तो वह किसको संबोधित करके देगा? वह किसको संबोधित करके देगा? वह राष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। तो हाईकोर्ट का आर्टिकल कितना हो गया? ये हो गया 214, ठीक है। और अगर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इससे संबंधित यानी त्यागपत्र से संबंधित आपको आर्टिकल पूछा जाए 217 को हो जाएगा। ये देखो आर्टिकल जो मैं साथ में बताता हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहां से क्वेश्चन आए और आप ये बोलोगे कि मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं अपना हथौड़ा निकालूंगा और आपका सर फोड़ दूंगा, ठीक है। तो 2 आर्टिकल आपने आज सीखा, ठीक है। 3 आर्टिकल इनफैक्ट मैंने बताया। 80 वो राज्यसभा से संबंधित है, 214 ये हाईकोर्ट से संबंधित है, हाईकोर्ट की स्थापना की बात कही गई है, और 217 को में जो हाईकोर्ट के जज है उनके त्यागपत्र की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? ये कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील सिद्धांत के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है। पंचशील सिद्धांत, इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका मुख्य विशेषता क्या था? ये था कि देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। क्या था? देशों के मध्य मित्रता व शांतिपूर्ण अस्तित्व, ठीक है। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ मिलकर 1954 में, कब? 1954 में पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा की थी। पंचशील का अर्थ उन 5 सिद्धांतों से है जिसके आधार पर एक देश दूसरे देश से मैत्रीपूर्ण संबंध निभा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है पंचशील में 5 समझौते हुए थे, भारत और चीन के बीच में, जवाहरलाल नेहरू और किसके बीच में? चाउ एन लाई के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन है? जल्दी से पढ़ो, ऑप्शन थोड़े थोड़े लंबे हैं, जल्दी से पढ़ो और आंसर करो। तो आई होप कि आपने आंसर कर लिया होगा। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए जो मिनिमम एज है वो है 35 वर्ष। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। होता है? हाँ बिल्कुल होता है। पदेन अध्यक्ष होता है राज्यपाल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये तो बिल्कुल गलत है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, ठीक है। तो अब क्या कौन करता है? तो ये संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। क्लियर है। डी ऑप्शन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। तो कौन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? एस राधाकृष्णन। बिल्कुल सही है, यानी ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो कितने दिनों तक अधिक से अधिक रोक सकती है? आसान सा क्वेश्चन है
कितना दिन है वो है 14 दिन। ठीक है, लोकसभा में पारित होने के बाद 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात अगर राज्यसभा ने नहीं लौटाया स्वतः ही वह पारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन अगर करना हो तो विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? क्या लोकसभा में लाया जा सकता है, क्या राज्यसभा में लाया जा सकता है, या दोनों में से किसी में लाया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है? तो आसान सा क्वेश्चन है, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। सिर्फ एक धन विधेयक को छोड़कर सारे बिल दोनों सदनों में से कहीं पे भी लाया जा सकता है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? आपको पता है कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स भी हमारे यहाँ हैं जो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अंडर लेता है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है वो कौन सा है। इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, महाराष्ट्र। आपको पता है गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय पूर्वोत्तर राज्यों में से 4 राज्यों को अपने अंदर लेता है। ठीक है, ये राज्य हैं असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद अगर हो तो वह कहाँ सौंपा जा सकता है, किसको सौंपा जा सकता है? आसान सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के चुनाव के सारे विवाद को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय हैंडल करता है। ठीक है, लेकिन ये तो इजी सा क्वेश्चन हुआ। यहाँ से मैं कुछ टफ दे रहा हूं जो आपको याद करना है, वो है आर्टिकल 71। आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंका या विवाद जो भी हो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय ही करेगा और उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा। ठीक है, आपको याद रखना कौन सा आर्टिकल 71। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ध्यान से पढ़ना है, नहीं देता है। कौन सा संविधान हमारा संविधान कौन सा एक ऐसा अधिकार है जो हमारे राष्ट्रपति को नहीं देता है? इन निम्न 4 में से। ठीक है, तो वो कौन सा है? चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, यानी ये अधिकार मिलता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, क्या राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? नहीं, ये नहीं किया जाता है, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब पारित हुआ? प्रथम संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? जल्दी बताओ। प्रथम संशोधन विधेयक ये 1951 में पारित हुआ था। प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में पारित हुआ और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें संशोधन किए गए थे। ठीक है, और 2 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए थे। ये देखो, ये मैं बता देता हूँ, ये शायद आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा लेकिन आगे के एग्जाम में आ सकता है। ये जो संशोधन हुआ इसके द्वारा आर्टिकल 15, 19, 85, ठीक है, 87, 174, 176, 314, ठीक है, 342 और एक और आर्टिकल है 376। इन सभी आर्टिकल्स में संशोधन हुआ था। तो आपको 1-2 बार देखना है, आप नोट डाउन कहीं कर लो। हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए कि 1951 में किस आर्टिकल में संशोधन हुआ, तो वहां आप फंस जाओगे। और अब ये पूछे जाएंगे, अब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे उनका अब एज खत्म होता जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस को अब फ्रेम किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और इसके द्वारा 2 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए थे। ये आपने नोट डाउन कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लो, कभी कॉपी में इसको उतार लेना। और अभी जो मैं बता रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नए अनुच्छेद कौन से जोड़े गए थे? तो ये था 31 क और 31 ख। ठीक है, 31 क 31 ख ये 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे और इसमें 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। ठीक है, इन संविधान संशोधन तो 9वीं, ये सारे चीजें जो मैंने बताया ये सारे चीजें किसमें हुआ था? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? जल्दी बताओ। तो ये संविधान संशोधन था 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन के तहत, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ऑप्शन तो यहाँ पे इजी हैं लेकिन थोड़ा सा अगर ऑप्शन मैं इसमें गड़बड़ कर दूं तो आप फंस जाओगे।
एक्चुअली में दो संशोधन है जो सिक्किम से रिलेटेड है, एक है 35वां संविधान संशोधन और एक है 36वां संविधान संशोधन। तो 35वें संविधान संशोधन के तहत जो 1974 में हुआ था, ठीक है, 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सह राज्य, पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया था, सह राज्य बनाया गया था। क्लियर है, ये बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब है 36वां संविधान संशोधन जो हो गया 1975 में और इसके द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यहां आपको ऑप्शन में पूछा जाता है सिक्किम को एक राज्य बनाया गया यानी पूर्ण राज्य बनाया गया, ये 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चार ऑप्शंस दिए हुए इसमें, आपको मैच करके देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है वेम्बनाड, केरल, बिल्कुल सही है, वेम्बनाड झील है वो केरल में है और ये सबसे लंबी झील है, ठीक है, ये याद रखना, सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है, ये भी सही है आपका। कोलेरू तमिलनाडु, ये गलत है। क्या आप सभी मुझे बता सकते हो कोलेरू झील कहाँ है? जल्दी से बताओ, कोलेरू झील कहाँ है? तो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश। जिस किसी ने भी आंध्र प्रदेश आंसर दिया उनका सही है, कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में और चिल्का झील है ओडिशा में। तो आपका यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? कोलेरू। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप 4 दिन से इसको पढ़ रहे हो, यह है बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सरकार की पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? 4 ऑप्शंस में से आपको निकाल के बताना है। चलिए देखते हैं एक एक करके। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। क्या इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है? यानी 3 स्टेज होता है, बस इन शॉर्ट आपको वही बोला जा रहा है, 3 स्टेज तो होता है। अगला क्वेश्चन, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है। क्या है पंचायती राज व्यवस्था का? बिल्कुल है। तीसरा, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी सही है। यानी आपका स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट डी, यानी उपर्युक्त सभी सही है, ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? गुरुदेव के नाम से हम किनको जानते हैं? टैगोर बाबू को। किसको जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? राजनीतिक गुरु किनको मानते थे महात्मा गांधी? किनको मानते थे? ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो साइमन कमीशन के बारे में तो आप जान ही रहे हो, इसमें किसकी मौत हो गई थी? क्या आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हमारे देश के किस बहुत ही महान क्रांतिकारी का मृत्यु हो गया था इस साइमन कमीशन के कारण? आप मुझे कमेंट में बताओ। तो आपको यहाँ बताना है कब आया था। यह आया था 1928 में। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ये हुआ था 1929 में। आपको पता है 1929 में लाहौर अधिवेशन में यह फैसला लिया गया था और इसकी घोषणा की गई थी। उस वक्त जो कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता किया जा रहा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है। ये भी याद रखना आपको, कहाँ? तो लाहौर में 1929 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, मतलब 1919 किस चीज से संबंधित है ये आपको बताना है। तो 1919 किस से संबंधित है? यह है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, आप सभी को पता है 1929 इसी से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? कौन नहीं जानता है वंदे मातरम को? वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे वंदे मातरम के रचनाकार? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये प्रकाशित कहाँ किया गया था? ये किया गया था आनंद मठ में। कहाँ किया गया था? आनंद मठ में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन, यानी पाकिस्तान हमको एक अलग राज्य के रूप में चाहिए, इसका नेतृत्व किसने किया था? वो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। अगर रेस्ट का हम लोग बात करें गुड़ी पड़वा, तो ये जो गुड़ी पड़वा है यह मनाया जाता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और गोवा में। ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आपको दिख रहा है बिहू। बिहू आप सभी जानते हो यह असम का है।
और दिख रहा है आपको, सॉरी ओनम नहीं, पोंगल, तमिलनाडु का पोंगल है। ओनम जो है यह है आपके केरल का, तो आपका सही आंसर पोंगल होगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णदेव राय और हम्पी अगर कहीं भी आपका आए तो आपका राज्य जो अभी से रिलेटेड होगा वो होगा कर्नाटक। ये तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम्पी कहाँ है? हम्पी है कर्नाटक में, और कृष्ण स्वामी मंदिर भी यहीं पर बनवाया गया था। तो अगर डायरेक्ट आपसे कृष्ण स्वामी मंदिर पूछा जाता तो आप कंफ्यूज जरूर होते, लेकिन यहाँ पे आप क्लियर हो कि आंसर जो है वो कर्नाटक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर क्या है? क्या है, जल्दी बताओ क्या है? यह है आपका 0.002 माइक्रोबार, ठीक है। यह है अल्पतम ध्वनि योग्य श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर, जो भी नॉर्मल इंसानों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकल जाता है? प्लांट्स जो हैं वह जल को अब्सॉर्ब करते हैं जमीन से, लेकिन जो एक्स्ट्रा जल होता है वह किस मेथड से बाहर निकल जाता है? किस मेथड से निकल जाता है? यह है वाष्पोत्सर्जन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के माध्यम से यह बाहर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु के एक नियत आयतन यानी 1 क्यूबिक मीटर वायु में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस चीज को याद रखना, जो ह्यूमिडिटी मेजर किया जाता है उसको मेनली 3 इंडेक्स में मेजर किया जाता है, 3 स्केल पे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि 1 यूनिट अगर आप वॉल्यूम का लो, उसमें जितना जलवाष्प रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। देखो 3 टर्म है जिसको आपको याद रखना है, अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दूसरा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और तीसरा होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गया? ये हो गया विशिष्ट आर्द्रता, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये हो गया आपका अपेक्षित आर्द्रता, और अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये हो गया निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। क्या क्या होता है इसको आप एक बार दिमाग में रख लो। अगर आपको कोई भी वॉल्यूम दिया रहे, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, किसी भी वॉल्यूम में पूछा जाए, सिर्फ आपको यही दिया रहेगा, एयर का एक वॉल्यूम का टुकड़ा आपने लिया, ठीक है, इसमें से कितना आपको जलवाष्प मिलेगा, कितना इसमें वाटर कंटेंट मिलेगा। अगर इसकी बात किया जाए तो ये आपका अब्सोल्यूट यानी पूरे में से कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा अब्सोल्यूट, ठीक है। हिंदी में इसको निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। वहीं पर अगर आपको परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन मिले आर्द्रता का, कितना परसेंट है, 10%, 20%, 30%, अगर ये आपसे पूछा जाए, इसको हम लोग अपेक्षित आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। बस जो कीवर्ड है उस पर आप स्टिक कर लो, आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप आंसर कर पाओगे। मैंने क्या बोला? वॉल्यूम में पूछा जाए, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, या कुछ भी यहाँ पे आपको यूनिट रहे, आपको ये पूछा जाए 1 क्यूबिक मीटर में कितना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना, तो निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट हो जाएगा। परसेंटेज के फॉर्म में आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा रिलेटिव, और रेशियो के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक यानी विशिष्ट आर्द्रता, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, इसको याद रख लो, टेंशन फ्री हो जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? पूरा मॉडल, PURA, इस मॉडल का समर्थक कौन था? तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इन्होंने पूरा मॉडल का सपोर्ट किया था, और यहाँ से पूरा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, ठीक है। ये होता है पूरा का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब होता है? क्या होता है गुट निरपेक्षता का मतलब? इसका होता है कि जो भी शक्ति गुट है उसके प्रति तटस्थता यानी आइसोलेशन, यानी हम लोगों को किसी भी ग्रुप में नहीं मिलना है, इसी को बोलते हैं गुट निरपेक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बालक या बालिका का अनुपात 927 से घटकर कितना हो गया था? ये जो 927 है ये है 2001 का, और आपसे यहाँ पे 2011 का पूछा जा रहा है।
तो अभी आपको लेटेस्ट 2011 का ही याद रखना है, और यह 927 से घटकर 914 हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पंज क्या है, जल्दी बताओ। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। स्पंज क्या है? यह एक जंतु है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पंज क्या है, एक पादप है या जंतु है। तो स्पंज एक जंतु है जो एक ही प्लेस पे होता है, ये मूव नहीं कर सकता है। यह जंतु का नेचर नहीं होता है। जंतु यानी एनिमल, एनिमल का नेचर है इसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, लेकिन स्पंज एक ऐसा जंतु है जो एक जगह स्टिक करके रहता है। यह समुद्री एरिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? क्या है गुरु शिखर? यह अरावली की उच्चतम शिखर है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो प्रस्तावना को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ही आपको पता चल जाता है कि भारत में जो परम शक्ति है वो जनता में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम क्या था? यह था मेहरुनिस्सा। अगला क्वेश्चन है काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा है? काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल इसमें से कौन सा है? जल्दी बताओ। आसवन यानी डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, डिस्टिलेशन का हिंदी जो है वह होता है आसवन। तो आपको यह बताना है कि काठ के आसवन से बनाया गया अल्कोहल इसमें से कौन सा है? कौन सा है? वह आपका मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको वुड अल्कोहल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का या दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? यह था इब्राहिम लोदी, 1526। ये याद होगा आपको। 1526 में जो बाबर है, ठीक है, जो मुगल वंश का संस्थापक है, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ जिसमें बाबर विजयी हुआ, और वहीं पर लोदी वंश के समाप्ति के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी समाप्ति हो गया। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आसान सा क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है पूंजी बाजार नियामक कौन है? पूंजी बाजार नियामक, पूंजी बाजार नियामक कौन है? यह है आपका सेबी। कौन है? सेबी है पूंजी बाजार नियामक। अगला क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? किस हाईकोर्ट में पहली मुख्य न्यायाधीश हुई महिला? ये आपको बताना है। कौन सा हाईकोर्ट है? वह आपका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश हुई जो मुख्य न्यायाधीश बनी। आपको ध्यान देना है क्या बोला जा रहा है, महिला मुख्य न्यायाधीश। और अगर सिर्फ न्यायाधीश का बात किया जाता, फर्स्ट फीमेल जज का बात किया जाता हाईकोर्ट में, तो वो है अन्ना चांडी। कौन है? अन्ना चांडी। और ये थे केरल हाईकोर्ट। कहाँ की थी? केरल हाईकोर्ट में थी। लेकिन यहाँ पे आपसे चीफ जस्टिस पूछा जा रहा है। ठीक है, सिर्फ जस्टिस नहीं पूछा, सिर्फ जज नहीं पूछा जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जो जज बनी थी वो कौन थी? जल्दी बताओ, किसी को पता हो तो। वो थी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? आसान सा क्वेश्चन है। क्यों ऐसा होता है? अगर कोई कार अचानक से रुक जाए तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह किसके कारण होता है? यह होता है गति का जड़त्व के कारण। ठीक है, देखो यहाँ से दो चीजें मैंने बोला है कि आपको दो चीजें कंफ्यूज कर सकता है, आराम का जड़त्व या गति का जड़त्व। तो आराम का जड़त्व, अगर कोई मोशन में है और कोई स्थिर है, दो ही स्टेट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर स्थिर से अचानक गति में आए तो वह आराम का जड़त्व होगा। ठीक है, और कोई चीज चल रहा है वह अचानक रुक जाए, यानी ये चल रहा था तो ये गति का जड़त्व होगा। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में अब तो कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन एक समय था जहां बहुत अधिक ये रंगभेद नीति था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा? रंगभेद नीति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी का सदस्य नहीं है? तो एनएसजी का सदस्य इसमें से कौन नहीं है? एनएसजी के सदस्य की जो संख्या है वह तो लंबी है उसका लिस्ट, लेकिन आपको यहाँ से
जो जो मेजर कंट्रीज हैं जो आपके ऑप्शंस में यहाँ से आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में अगर पूछा गया है तो, ठीक है। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर जो यहाँ है वह हो जाएगा ईरान। ईरान एनएसजी का सदस्य नहीं है। एनएसजी का गठन जो है वो 1974 में हुआ था और इनिशियली इसमें 7 मेंबर्स थे, ठीक है, लेकिन अभी इसके मेंबर्स की संख्या 48 तक हो गया है, यानी 48 मेंबर्स हैं अभी एनएसजी में। अगला क्वेश्चन है, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतु के प्रकार को क्या कहा जाता है? रेंगना और विसर्पण यह किसका लक्षण है? यह रेप्टिलिया का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में जो भी मौद्रिक नीतियां हैं वह आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तराई के प्रथम युद्ध में या तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था और इसमें जो पराजित था वह हुआ था मोहम्मद गौरी। और किसने पराजित किया था? ये किया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्या गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? संयुक्त आपूर्ति का कौन सा उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप समझ के रख सकते हो, आपका एग्जाम में ये गलत कभी नहीं होगा। संयुक्त आपूर्ति का मतलब क्या हुआ? संयुक्त आपूर्ति का मतलब हो गया कि दो ऐसा सामान जो एक साथ आपको मिल जाता है, ठीक है। दो ऐसा सामान जो एक साथ आपको मिल जाता है तो उसको हम लोग संयुक्त आपूर्ति वाला सामान बोलते हैं। तो यहाँ चारों ऑप्शंस को पढ़ो। कॉफी और चाय क्या एक साथ मिलता है? स्याही पेन एक साथ मिलता है? टूथब्रश और पेस्ट एक साथ मिलता है? ऊन और भेड़ का मांस एक साथ मिलता है? बिल्कुल सही, ऊन और भेड़ का मांस एक साथ मिलता है। यानी भेड़ जो है वह दो चीजों को प्रोवाइड करवाता है। एक तो आपको ऊन मिल सकता है और वहीं पे अगर उसको मार दो तो आपको मांस भी मिल सकता है, यानी दोनों का सोर्स एक ही है, ठीक है। इसको हम लोग संयुक्त आपूर्ति वाला गुड्स बोलते हैं, यानी सामान बोलते हैं, ठीक है। अदर कौन कौन सा है? एक आपका होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है कि एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी एक सामान अगर है तो उसको यूज करने के लिए दूसरा सामान आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे आपके पास अगर टीवी है तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए उसको चलाने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीमेंट्री गुड्स की तरह काम करता है टीवी के लिए, ठीक है। जैसे आपने पेन खरीद लिया तो पेन को चलाने के लिए, पेन को यूज करने के लिए आपको इंक की जरूरत है, तो इंक क्या हो गया? पेन के लिए कंप्लीमेंट्री गुड्स हो गया, ठीक है। यहाँ आपका जो बी ऑप्शन है स्याही और पेन, अगर आपसे पूछा जाता कंप्लीमेंट्री गुड्स तो ये हो जाता स्याही और पेन। टूथब्रश और पेस्ट, अगर आपने टूथब्रश खरीदा है तो पेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, और पेस्ट अगर आपने खरीदा है तो टूथब्रश तो चाहिए ही चाहिए। इसको भी हम लोग कंप्लीमेंट्री गुड्स के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है चाय और कॉफी, ये तो कंप्लीमेंट्री नहीं हो सकता ना, जरूरी नहीं है कि मैं अगर चाय पीता हूं तो कॉफी भी पीऊंगा ही पीऊंगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक दूसरे का जगह ले सकता है, ठीक है। कॉफी अगर आप नहीं पीते हो तो आप चाय पी सकते हो, अगर आप चाय नहीं पीते हो तो कॉफी पी सकते हो, या दोनों में से कोई एक पी सकते हो, तो इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। अब मार्केट में इसका असर क्या होता है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का बात करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स में से अगर एक का दाम अगर बढ़ रहा है तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक का दाम बढ़ रहा है तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है। मान लो कॉफी 300 रुपए किलो अभी मिल रहा है और कल के डेट में ये 600 रुपए किलो हो जाए, तो आप लोग क्या सोचोगे? यार कॉफी के बदले चाय पी लेते हैं, चाय तो अभी भी 250 का मिल रहा है, तो क्यों ना चाय ही पी लें। तो आप चाय पे शिफ्ट हो जाओगे कॉफी से, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। और अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स का बात करें तो इसमें अगर एक का दाम बढ़ता है तो यह दूसरे का भी दाम ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, यानी एक का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो दूसरे का भी डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। ये दोनों साथ साथ चलता है। अगर पेन का दाम बढ़ गया तो हो सकता है इंक का भी दाम बढ़ जाए, तो दाम से ज्यादा असर यहाँ पे डिमांड पर दिखता है, ठीक है। अगर पेन का डिमांड बढ़ गया तो इंक का भी डिमांड बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली दोनों में एक जैसा रिश्ता दिखेगा, ठीक है। लेकिन ऊन और भेड़ का मांस, जिसको हम लोग संयुक्त आपूर्ति वाला सामान बोलते हैं, इस पर इसका कोई खास असर नहीं दिखेगा। दोनों का अपना अलग अलग मार्केट है, लेकिन दोनों एक साथ आपको मिल जाता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन है 49 यानी 49वें समांतर द्वारा किस देशों को पृथक किया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये है आपका यूएसए और कनाडा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सहायता करता है। तो ये करता है थ्रोम्बिन। कौन करता है? थ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन है एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है? ये किया जा सकता है 1.44 MB। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, ये आपको बताना है। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है यूफॉर्बिसी के द्वारा। किसके द्वारा? यूफॉर्बिसी के द्वारा। अच्छा, जो बायोडीजल है, जैव डीजल, बायोडीजल, यह किस प्लांट से आपको प्राप्त होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो जेट्रोपा नाम का एक प्लांट है, ठीक है, उससे आपको बायोडीजल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं। पुष्पहीन पादप को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। पुष्पहीन यानी जिस पादप में फूल नहीं होता है उसको हम लोग पुष्पहीन के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्रिप्टोगैम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम। दो तरह का होता है प्लांट, एक क्रिप्टोगैमस, एक होता है फेनेरोगैमस। जिसमें फूल होता है उसको फेनेरोगैमस कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसको क्रिप्टोगैमस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। उष्मा का तो वो अच्छा चालक है, लेकिन विद्युत का खराब चालक है, ये कौन सा है? ये आपका अभ्रक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों का रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। प्रतिहीम यानी कूलेंट के रूप में, एंटी कूलेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है। किस चीज में? तो स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में। जल्दी बताओ किसका यूज किया जाता है। तो यूज किया जाता है एथिल अल्कोहल और H2O यानी पानी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से। उपभोक्ता अधिशेष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस सबसे अधिक कहाँ आपको देखने को मिल सकता है? यह मिल सकता है जो भी आवश्यकताएं के वस्तुएं हैं वहां पर। ठीक है। अब आपको आंसर तो रटना है नहीं, आपको देखो इकोनॉमिक्स मैथ की तरह होता है, समझ लोगे तो याद ज्यादा टाइम तक रहेगा। ठीक है। उपभोक्ता अधिशेष होता क्या है? उपभोक्ता अधिशेष यानी कंज्यूमर सरप्लस वो होता है, उन वस्तुओं पर होता है जिन वस्तुओं के लिए आप यानी उपभोक्ता जितना उसका कीमत है उससे ज्यादा देने में सक्षम हो और देने को इच्छुक भी रहते हो। जैसे पेपर अगर आप देखोगे तो जिस पेपर को आप 3 रुपये में लेते हो, 3 से 4 रुपया पड़ता है आपको एक पेपर का, उस पेपर का कॉस्ट आपसे अगर 10 रुपया भी लिया जाता तो आप आसानी से हंसते खेलते दे देते। 20 रुपया भी लिया जाता तो आप दे देते, क्योंकि आप देखते हो उसमें लगभग 15 से 20 पेज होता है और उसका कॉस्ट इतना कम है 3 से 4 रुपया। तो ये आपके लिए एक तरह का सरप्लस का चीज है, आप उससे ज्यादा देने के लिए उसमें हमेशा तैयार रहते हो। ठीक है। जिसी को हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता अधिशेष। ठीक है। कोई भी चीज ले लो, नमक ले लो, नमक का अगर यानी सॉल्ट का हम लोग बात करें तो अगर सॉल्ट 100 रुपया केजी होता तो क्या आप नहीं खरीदते? आप जरूर खरीदते। अगर आप तेल खरीद सकते हो जो आपके शरीर के लिए हानिकारक भी है, फिर भी आप उसको 100 रुपया लीटर खरीद सकते हो, तो 100 रुपया केजी नमक क्यों नहीं आप खरीद सकते? आप आसानी से खरीदते और आपको खरीदना पड़ता, लेकिन इसको हम लोग 20 रुपया 30 रुपया में अभी खरीद रहे हैं, तो ये हो जाता है आपके लिए सरप्लस। ठीक है। इसी को बोलते हैं उपभोक्ता सरप्लस, जिसमें उपभोक्ता अधिक देने के इच्छुक हो। अगला क्वेश्चन है गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का काम क्या होता है? क्या होता है? ये होता है निलंबित ठोस पदार्थ को हटाना। ठीक है। जो भी सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं, निलंबित मतलब सस्पेंडेड, ठीक है, जो भी सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसको हटाना, ये काम होता है अवसाद हौज का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद है भारत, और भारत के बाद कौन सा देश आता है? यह है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है उच्च ज्वार की स्थिति में ज्वार को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। उच्च ज्वार जब यानी हाई टाइड जब आ जाता है तो उसको फिर से नीचे लाया जाता है, किसके द्वारा? कौन लाता है उसको नीचे, ये आपको बताना है।
कौन लाता है नीचे? उसको नीचे लाया जाता है ज्वार रोधी पदार्थों के द्वारा। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित डंपा बाघ अभ्यारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया है? क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में डंपा बाघ अभ्यारण्य को चुना गया है। यह किस राज्य में है, ये आपको बताना है। यह असम में, डंपा मिजोरम में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है डंपा अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य? ये मिजोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? अब देखो यहाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपका, ये जावा क्लाइंट्स, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और वायरस। आपको पता होगा ये सभी जो है ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। वॉर्म्स, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, नाम कभी ना कभी आपने सुना होगा। इसमें से जो बेमेल है वो हो जाएगा जावा क्लाइंट्स। जावा क्लाइंट्स एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एप्स वगैरह बनाने का जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सीआरटी में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? सीआरटी मॉनिटर, जो कंप्यूटर आपका मॉनिटर होता है, कैथोड रे ट्यूब इसको बोलते हैं सीआरटी। इस पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है यानी रिपीट किया जाता है किस रेट पर, उसको बोलते क्या है? जिस रेट पर दोहराया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रिफ्रेश रेट। क्या बोला जाता है? रिफ्रेश रेट। जितना अधिक रिफ्रेश रेट रहेगा, टीवी का जो स्मूथनेस है वो उतना अधिक आपको दिखेगा, यानी उस मॉनिटर का। अगला क्वेश्चन है, ज्वारिया वन को अन्यथा क्या कहते हैं? ज्वारिया वन यानी टाइडल जो आपके फॉरेस्ट है उसको हम लोग मैंग्रोव वन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मैंग्रोव वन के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? इन सब में से आप किसका यूज करोगे जिसके कारण से आप पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हो? तो इन सभी को आप इस्तेमाल करके नियंत्रित कर सकते हो। क्या क्या है इसमें? परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित कर, गंदे पानी का उपचार करें। विद्युत वाहन अगर आप यूज करोगे यानी इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह यूज करोगे तो आपका पेट्रोल नहीं जलेगा, तो पेट्रोल नहीं जलेगा तो उससे धुआं नहीं निकलेगा, फिर पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 में यानी कितने अध्यक्ष थे? तो ये तीसरे अध्यक्ष थे। ये भी आपसे पूछा जाता है, थर्ड। 85, 86, 87। ठीक है, 87 में ये बने थे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का पीठासीन यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको आर्टिकल भी बताना है। आर्टिकल बताओ किस आर्टिकल के तहत? तो ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, और आर्टिकल जो है वो है 64 और 89। दो आर्टिकल है, आपको दोनों याद रखना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाएगा, आप फंस जाओगे, गलत करके आ जाओगे, फिर बाद में सर फोड़ोगे अपना, मेरा नहीं, मेरा फोड़ के क्या करोगे? तो आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति, ध्यान से सुनना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। ये आर्टिकल 64 में कहा गया है। आर्टिकल 89 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 89 में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। दोनों चीजें समझ में आई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये आर्टिकल 89 में कहा गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये कहा गया आर्टिकल 64 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम होता है? जनरल जो एक ट्रेंड होता है वो होता है टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस पावर भी इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ साथ उसका प्रतिरोधक क्षमता कम होते जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि उसका प्रतिरोधक क्षमता शून्य भी हो सकता है। तो वैसे चीजों को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और यहाँ पे सेमीकंडक्टर आपका सिलिकॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा एरिया है? तो यह है केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्ली या न्यूक्लियाई के पाए जाते हैं, यानी बिना न्यूक्लियस का पादप कोशिका कौन सा है? कौन सा है? यह आपका कंडक्टिंग सेल्स, वाहिनी कोशिकाएं, यानी ये आपका जो जाइलम और फ्लोएम है यह बिना न्यूक्लियस का होता है। अगला क्वेश्चन है, जोग प्रपात कहाँ है? जोग या गोरसप्पा जलप्रपात कहाँ है? बहुत बार आपने पढ़ा है, यह कर्नाटक में है। और इसका न्यू नाम क्या है? कमेंट में मुझे बताओ कोई न्यू नाम जोग प्रपात का क्या है, जिसको गांधी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से।
अगला क्वेश्चन है, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? अगर एक भौगोलिक क्षेत्र आप ले लो, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया ले लो, जितने भी इकोसिस्टम है सबको आप मिला दोगे तो उसको हम लोग जीवोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जीवोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? इसका मतलब होता है नकद मजदूरी अपॉन कीमत स्तर। देखो, हमेशा जो मजदूरी फिक्स किया जाता है वह मार्केट रेट के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सब चीज महंगा महंगा मिल रहा है और आपको जो मजदूरी मिले वह बहुत ही उसका अलग ही ट्रेंड हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी काम के लिए कुछ पैसे मिलते हैं तो वह मार्केट रेट के हिसाब से मिलता है। किस कीमत स्तर पर मार्केट चल रहा है उसी हिसाब से आपको मजदूरी मिलता है। और जितना मजदूरी मिला है अगर आप उसको मार्केट रेट से डिवाइड कर दो तो आपका जो वास्तविक वेतन है वो आपको दिखेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो मुझे 10,000 रुपये मिला है और 10,000 रुपये आपको मिले जरूर, लेकिन 8,000 रुपये केजी आपको चावल ही मिले सिर्फ, तो इसमें आपका मजदूरी का कोई फायदा ही नहीं होगा, आप खा भी नहीं पाओगे ढंग से। तो इसको हम लोग नगद मजदूरी अपॉन कीमत स्तर नहीं करके हम लोग क्या निकालते हैं? वास्तविक वेतन। ठीक है। ओके गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से हम लोग अगले सेट में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।